काजी फाइज ईसा साहब ने बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से अपना हल्फ उठा लिया। आज अहम बात ये थी कि जब वो हल्फ ले रहे थे तो उनकी अहलिया उनके साथ मौजूद थी। ये वही अहलिया हैं और जनाब काजी फाइज ईसा साहब जिन्होंने बहुत से मुश्किलात का सामना किया। काजी फाइज ईसा साहब पर चीफ जस्टिस बनने से पहले इमरान खान साहब के दौर में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया गया था। याद रहे कि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आज कम से कम हम ये बात कह सकते हैं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से फाइल किया गया। काजी फाइज साहब ने बहुत बड़ा खमियाजा भुगता। जिस मुकदमे का फैसला उन्होंने किया, जो फैज़ाबाद केस था, फैज़ाबाद धरना केस, उसके बाद तोपों का रुख उनकी जानिब हुआ। जो मामलात हुए वो तारीख का हिस्सा है। आज जब काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं तो उनसे बहुत सी उम्मीदें भी लगा ली गई हैं। उम्मीदें ये कि वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड रही है उसको ख़त्म करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्डक्ट बेहतर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फेवरेटिज़म की नफ़ी करेंगे। जो मसाइल आज हमारी सियासत को दरपेश हैं, हमारी रियासत को दरपेश हैं, जिनका ताल्लुक़ कानून और आइन से है, उनका कानूनी और आइनी हल तलाश करेंगे। आज जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की हल्फ बर्दारी के बाद पहले जो इक़दामात सामने आए वो बहुत खुशाइन थे। एक ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर तैनातियाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मर्ज़ी से की गई हैं, उनकी प्रेस रिलीज़ बड़ी अनकन्वेंशनल है। उसके अंदर बाकायदा तौर पर जिन लोगों को तैनात किया गया है, चाहे वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो या स्टाफ ऑफिसर टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके बारे में प्रेस रिलीज़ में सिर्फ नाम नहीं लिखे गए बल्कि उन तमाम लोगों का, उन तमाम शख्सियात का मुकम्मल तारुफ भी करवाया गया है कि उनकी तैनाती सुप्रीम कोर्ट पर क्यों की गई और जो लोगों की तैनाती की गई है वो बाकायदा तौर पर क्या इस मनसब के अहल हैं या नहीं है। ये बहुत अच्छा और बड़ा वेलकम चेंज है। दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो इफेक्टिवली अगर काबिल अमल हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की पावर को डाइल्यूट कर देगा। उस केस के हवाले से फुल कोर्ट बन चुका है, कल उसकी समाअत भी होगी और कुछ ज़राए तो ये कहते हैं, अब इसकी कॉन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है, कि शायद ये ओपन फॉर ऑल हो या कम से कम लोगों को पता हो कि इस मुकदमे के अंदर क्या हो रहा है। ये भी बात बहुत खुशाइंद है। लेकिन जहाँ आज ये मामलात हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तलबगार भी होगी। याद रहे कि वक्त बदल जाता है और वक्त बदल गया है। काजी फाइज साहब एक ज़माने में मुक़्तदर हलकों के और उस वक्त की हुकूमत के तोपों के दहाने उनकी तरफ थे, वो एडवर्सरीज फेस कर रहे थे। आज बहुत से लोग उनसे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे। आपके सामने ये तमाम मामलात रखेंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को तारीख मुकम्मल कर ली गई है। कह दिया गया है कि वो वापस आएंगे, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं तो इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो ये कि वो अदालतों से एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। क्या उन्हें कोई हिफाजती ज़मानत मिलेगी? अदालत के सामने रूबरू पेश होंगे? काजी फाइज साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं तो क्या ऐसी सूरत हाल में कोई ख़ास रियायत मियां नवाज शरीफ साहब को मिल सकती है, नहीं मिल सकती? जिस तासुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उजागर कर रही है वो ये कि एक जमात को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उसे कॉर्नर किया जा रहा है। जिन लोगों का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है उन लोगों को एक के बाद एक केसेस के अंदर उठा लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। एक मुकदमे में ज़मानत होती है तो जैसे ही कोई शख्स अदालत से बाहर अभी आता ही नहीं है, जेल से बाहर नहीं आता, आरोपकार इशू नहीं होता तो नई गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी होती है। ये क्या इसका तदारुक होगा या ये हम ओवर एक्सपेक्ट करेंगे या कोई भी ओवर एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से, जिनके पास महज 13 महीने का वक्त है मामलात को सुधारने के लिए? कि कोई ऐसे केसेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इनका ताल्लुक इमरान खान साहब और उनकी जमात से है, जिसके अंदर आपको लग रहा है कि पहले इंसाफ नहीं हुआ, अब आप इंसाफ फौरी चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में एक चेंज भी आया है, बहुत नया चेंज आया है, एक वेलकम चेंज है। आप समझते हैं बहैसियत एक मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मामलात में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंसाफ फौरी मुहैया करना चाहिए? तो ज़रा आइडेंटिफाई कर पाएँ अगर आप कोई ऐसे मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की तरफ से पेंडिंग हो, जिनमें आप चाहते हैं या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ज़रा जल्दी इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, जिस तरह कोयटा में एक वकील की शहादत हुई थी, मर्डर हुए थे और उसके अंदर इमरान खान को 109 में शामिल कर दिया गया था और उसके लिए प्रोटेक्टिव बेल हमने सुप्रीम कोर्ट से ली थी। फिर उसके बाद
जब तमाम मुकदमात में हमारी ज़मानत थी तो यहाँ तोशाखाना केस में गिरफ़्तारी करा दी गई थी और तोशाखाना केस में ज़मानत हो गई। तो उसमें हमने वो प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर कि अगर एक केस में ज़मानत हो जाए तो दूसरे केसेस में गिरफ़्तार ना किया जाए और उनको बाकी केसेस को अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया था। तो उसके लिए हमने प्रोटेक्टिव बेल की पटिशन फ़ाइल कर रखी है और हमने कई अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें भी दी, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने वो फ़िक्स ही नहीं की। बहरहाल अब हम तवक्को रखते हैं कि वो फौरी तौर पर जिस तरह की सिचुएशंस का हमें सामना है कि वो केस जल्दी फ़िक्स होगा, ताकि वो प्रोटेक्टिव बेल्स इन ऑल दी केसेस एक हमने कर रखी है, ताकि बाकी अदम पैरवी की बुनियाद पर जो केसेस का अखराज है वो नहीं होना चाहिए, ताकि उनको मौका मिले अपने आप को डिफेंड करने का। दूसरा वाला केस उनका इमरान खान साहब का, बहरहाल वो भी है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल वाला कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, वो भी बहरहाल ज़ेर समाअत है और उसके अंदर अंडरटेकिंग दी है अटॉर्नी जनरल ने कि जिसमें कहा था कि हम मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं करेंगे। लेकिन उसका भी अगर जल्दी फैसला हो जाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट सुने गए थे, लेकिन बंदियाल साहब की राय ये थी कि कुछ जज साहिबान जो हैं उन्होंने छुट्टियों पे जाना था, दे वर नॉट अवेलेबल, तो ज़ाहिर है छुट्टियों के बाद रखा तो उनके पास अपना ही 1 हफ्ता या 4-5 दिन थे 11 तारीख से लेकर कल। आपको इससे फ़र्क पड़ता है शोएब शाहीन साहब, आपको इससे फ़र्क पड़ता है कि चीफ जस्टिस साहब 3 रुकनी बेंच बनाएं, 2 रुकनी बनाएं, खुद समाअत करें, या आप समझते हैं जितने आम मामलात हैं अब आप समझेंगे या आप समझते हैं कि उन पर फुल कोर्ट बनना चाहिए और कलेक्टिव विजडम जिसकी बड़ी कमी महसूस होती रही है बहुत से आम मुकदमात में बंदियाल साहब के दौर में, वो एक्सरसाइज ना की जाए बल्कि कलेक्टिव विजडम ऑफ सुप्रीम कोर्ट तमाम अहम केसेस के अंदर दिखाई दे? देखिए, बेहतर हो कि आप अगर फुल कोर्ट बना दें, जैसे मिलिट्री ट्रायल वाला केस है वो बहुत अहम है, ठीक है, जिस तरह ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला है इसका ये बहुत अहम है, और उसके साथ 90 दिन का इलेक्शंस है, ये बहुत अहम है। ये 3 केसेस में अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो कम से कम एतराज़ होगा और उसमें कंप्लीट आप जजेस की जो विजडम है वो सामने आए तो उसका ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल अगेन दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ जस्टिस अनलेस कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर कोई फैसला नहीं आता, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना उनकी सवाबदीदी अख्तियार है। और अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ पटिशनें जो आई हैं वो अगर डिसमिस हो जाएं तो फिर 184(3) की जो पावर है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो उसके साथ कंसल्टेशन में शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि ये तीनों इंपॉर्टेंट केसेस जो इस वक्त पेंडिंग हैं अगर फुल कोर्ट बना देंगे तो एक तो तकसीम का तासुर ख़त्म हो जाएगा और दूसरा सब जजेस की एक कलेक्टिव विजडम सामने आएगी तो उसका ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा लोगों के ऊपर भी, और कम से कम जो उसको इम्प्लीमेंट करना है जिन इदारों ने, बिल्कुल ठीक है, शख्सियात ने वो जाहिल हो जाएगा, उड़ाया गया बिल्कुल दफा, हाँ, वो नहीं हो जाए। जो रावी चैन लिखता है आपकी ट्वीट्स के मुताबिक हसन अयूब साहब, और फिर बहुत से हमारे दोस्त जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो ये कहते हैं कि ये तो इससे सिर्फ एक बात जाहिर होती है कि पाकिस्तान में कानून और आइन नामी कोई चीज़ नहीं है। और अभी कुछ देर पहले तक जो खबरें सामने आ रही थी, परवेज़ इलाही साहब कभी एक मुकदमे में डिस्चार्ज होते हैं तो उनको फिर किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी उनको MPO के तहत इस्लामाबाद की पुलिस उठा के ले जाती है कि DC ने MPO इशू किया है, फिर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है तो फिर कोई ATC का केस आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ तब्दील होता हुआ माहौल में नज़र आ रहा है काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद, या ये रावी आपके मुताबिक चैन ही चैन लिखता रहेगा? सर, रावी चैन ही चैन लिखता रहा है और लिख भी रहा है। सिर्फ महंगाई की वजह से रावी परेशान होता है, वो आपको पहले बताया। रावी को उसके अलावा कोई परवाह नहीं है। देखिए जी, बात ये है कि ये बातें आज कर रहे हैं, लेकिन आगे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा और अल्लाह को कुछ और मंजूर था। बात ये थी कि हर चीज़ होती है अल्लाह के हुक्म से, यानी जो प्लान था 10 साल का प्लान, वक्त ने साबित किया कि कुदरत है। इंसान दुनिया के जो दुनियावी खुदा हैं उनका कुछ और प्लान था, अल्लाह का कुछ और हुक्म था। 10 साल का प्लान भी नाकाम हुआ और मौजूदा आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर है वो मुल्क के चीफ आर्मी स्टाफ बने। वो जो प्लान था कि उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को रास्ते से हटाते हैं, वो प्लान भी नाकाम हुआ और आज अल्लाह ताला ने जो काजी फाइज ईसा हैं उनको मुल्क का 29th चीफ जस्टिस बना दिया जी। तो बात यह है कि इंसान कुछ सोचता है, अल्लाह का हुक्म कुछ और होता है। लेकिन अब कल का जो केस है, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं, इसका डिसीजन कल ही मुतवक्के है। अच्छा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं
उनकी कल रात की फ्लाइट है, वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। अच्छा। और दूसरा, उस केस में जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है वो भी कल एक हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। कोई इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कोई मामलात हैं जिसमें वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो इस केस का फैसला जो है मुतवक्की है कल, लेकिन ये तो फुल कोर्ट होगा जुडिशल साइड के ऊपर। लेकिन इससे पहले इतलात मौसूल हो रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर फुल कोर्ट बैठेगा, जो फैसला करेगा कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का केस है, क्या इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करानी है, क्या इसको पब्लिक करना है या नहीं करना। यानी अगर ये फैसला हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर फुल कोर्ट में, तो कल फिर तमाम लोग पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अच्छा। तो ये बड़ा अहम है। और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उनके जो आज उन्होंने हल्फ लिया, अगर आप उनके हल्फ पर गौर करें बतौर चीफ जस्टिस, तो वो फ्यूजन था अंग्रेजी और उर्दू का, और उन्होंने अपने हल्फ के अंदर खुद को बांधा। ऐसे अल्फाज जो कि मैंने बाकी चीफ जस्टिस साहिबान के भी जो है वो हल्फ सुने हैं, उन्होंने अपने ऊपर आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को उन्होंने खुद बांधा है ताकि वो आइन और कानून से बाहर ना निकल सके। नहीं, बट तो ये बड़ी साफ बात है। उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है उनका प्लान था जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो है जो सुप्रीम कोर्ट से निकालने का, बड़ी वाज़ेह बात है। लेकिन आज की एस्टैब्लिशमेंट को क्या तकलीफ है उनसे, क्या उन्होंने क्या बिगाड़ा है उनका। देखिए, जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है वो आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को जो है चलाना चाह रही है। उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क इस तरीके से चले, और वो अपने रोल के अंदर हैं। उनका क्या ताल्लुक है, उनका कौन सा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आएगा मासवाए जो सिविलियंस का आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल के अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, चाहे दीगर मुकदमा। लेकिन अगर उन्होंने फैसला इसके अगेंस्ट भी दे दिया तो एस्टैब्लिशमेंट टकराव में नहीं जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो जाने वाले आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि उनकी अपनी फैमिली 9 मई के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरा तो क्वेश्चन है, जो ताकतवर हल्के हैं, एस्टैब्लिशमेंट है या जो भी लोग हैं इस मामले में, कि अगर आपने किसी और को, अभी तक की जो इतलात हैं कि किसी को भी माफ़ी नहीं दी 9 मई के वाक़यात में, तो फिर उनकी फैमिली को भी माफ़ी मत दीजिएगा। अच्छा। अगर वो मुलव्वस हैं तो उनको भी उसी कानून के मुताबिक जिस तरह आम लोगों को साथ मिल रही है, इस तरह उनको भी उसी गिरफ्त में लाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान का आइन कानून मेरे लिए भी वही है और चीफ जस्टिस या किसी जज की फैमिली के लिए भी वही है। अगर जस्टिस काजी फाइजा की फैमिली के लिए कानून था और उसको उनकी जद में बिला वजह घसीटा गया, तो कोई भी आसमान से उतरा हुआ नहीं है, कोई भी अवतार। बिल्कुल ठीक।